जी, पेपर नंबर 166 और इससे पहले वाले पेपर हम लोग कर चुके हैं और 2026 के पेपर भी हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको दे दिए हैं। तो पेपर नंबर 166 है जी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का ये पेपर है। इससे पहले वाले पेपर हम अलग अलग वीडियोस के अंदर दो वीडियोस बना चुके हैं। उसमें हम आपने पहले 162 और 63 को किया, फिर 164 और 65 को आपको सर्च करके भी दिखाया। इनके जो एडिशनल एमसीक्यूज बन सकते थे वो भी आप लोगों को बताए। और क्योंकि इनमें एमसीक्यूज जो है वो थोड़े थोड़े हैं, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि गूगल से भी आपको इनकी मजीद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊँ। रजिस्टर आप लोगों ने साथ रखना है, नोट करते जाना है, क्योंकि कामयाब होना है तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करनी है। तो हु रोड द हैरी पॉटर सीरीज, ये जेके रोलिंग हैं जी। जेके रोलिंग के बारे में मशहूर है कि इन्होंने पहले जितने भी वर्जन लिखे थे, पता नहीं 21 या 22 या 10 से 11 इन्होंने जो है वो ड्राफ्ट लिखकर भेजे थे, और वो सारे के सारे जो एडिटर है उसने रिजेक्ट कर दिए थे कि नहीं ये जो है आपका सही नहीं हो सकता। तो एंड में फिर हुआ ये कि फिर इन्होंने जेके ये हैरी पॉटर लिखा और इनका ये क्या हो गया जी, कामयाब हो गया। तो जेके रोलिंग को लिखते हैं जी, जेके रोलिंग। ये हैं जी जेके रोलिंग आपके पास, फीमेल हैं। और मैंने भी जब सर्च किया तो मुझे पता चला था, तो ये अपनी 6 बुक्स की वजह से मशहूर हैं जी। हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर, द हेलमार्क मैन, द कोकोस कालिंग, हैरी पॉटर एंड द डेथली, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। तो ये अपनी 6 नॉवेल्स की वजह से मशहूर है, 6 बुक्स की वजह से मशहूर है। ये है जेके रोलिंग, फिलंथ्रोपिस्ट हैं। कहाँ पे पैदा हुई हैं ये देख लेते हैं जी। बर्न यूनाइटेड किंगडम से इनका ताल्लुक है, यूके से है जी ये। बस इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं अपना आईएमएफ वाले एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि फाइनेंशियल असिस्ट करना इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू मेंबर कंट्रीज, ताकि जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की, उन सॉरी आईएमएफ की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको क्या किया, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, उसके लिए इनको फाइनेंशियली असिस्ट करना। लेकिन ये स्टेबिलिटी से ज़्यादा इंस्टेबिलिटी करता है। जब भी आईएमएफ किसी को लोन देता है, कर्जा देता है, तो उसकी उससे शराइत बनवाता है, और शराइत इसकी ये होती हैं कि अब आप लोग जो पॉलिसी बनाएंगे, बजट बनाएंगे, उसमें हमारा रोल होगा, और ये फिर आवाम को सब्सिडाइज नहीं करने देते। ये रेट्स बढ़ाने का कहते हैं कि भाई, क्योंकि ये सूद भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिर होता ये है कि फिर इनकी कीमत को चुकाने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, और वो कंट्री स्टेबल होने के बजाय क्या हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। ड्यूरिंग अ हॉकी मैच, if the ball is stuck in the goalkeeper's pad, the game is restarted by penalty corner। एक हॉकी मैच के दौरान अगर बॉल जो है वो गोल कीपर के पैड में फंस जाए, तो फिर गेम कहाँ से शुरू होगी, पेनल्टी कॉर्नर से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 1959 के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था अयूब खान के दौर में। अयूब खान साहब ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे। इन्होंने ज़राई कर्जे दिए थे, किसानों को ट्यूबवेल्स फराहम किए थे, और नई मशीनरी का इस्तेमाल करने का कहा था। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1959 के अंदर। सबसे पहले ज़री इनकलाब भी कहते हैं इसे। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर 1963, सॉरी 1963 के अंदर, 1963 के अंदर जो है वो पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये इसलिए हुई थी कि 1927 में साइमन कमीशन बना था, फिर जो 28 में वो सब कॉन्टिनेंट में आया था, बड़े सगीर में आया था, और उन्होंने कहा था कि चैलेंज दिया था कि तुम लोग जो है अपना कानून आइन नहीं बना सकते। तो इन्होंने कहा था कि फिर हम आइन बनाकर दिखाएंगे, और आइन को बनाने के लिए 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुस्लिम लीग, उस वक्त की जो थी मुस्लिम लीग थी कायदे आजम वाली, और कांग्रेस, ये सारी पार्टीज मिलकर बैठी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टीज थी। तो सारे मिलकर बैठे थे और उन्होंने कहा था कि जी हम इनको अंग्रेजों को कानून बनाकर दिखाएंगे। और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई थी मेरे ख्याल से। मतलब मेन चीज यही है कि 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हुई थी आइन के लिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये सारे इकट्ठे हुए थे। तो अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है और इस तरह से पढ़नी है कि आपको तरतीब से पता हो कि मोहम्मद बिन कासिम, फिर आपके पास महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर अलतुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, और फिर कैकोबाद,
मतलब इस तरह से आपको तरतीब से इवेंट्स का, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इवेंट्स का, आपको तरतीब का नहीं पता होगा और आप एमसीक्यूज में कंफ्यूज रहेंगे। जैसे 1930 में इलाहाबाद हुआ, 1940 में करारदाद पाकिस्तान हुई, और 1946 में जो है क्या हुआ था, एक तो डायरेक्ट एक्शन डे था और फिर हुकूमत भी बनी थी, अबूरी हुकूमत भी बनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए। इस तरह से जो एमसीक्यूज दिए हैं आपको ऑप्शंस का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से किस ईयर में क्या हुआ। जब आपको इस तरीके से चीज़ें आएंगी तो आप लोगों का जो है तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, बेस स्ट्रांग हो जाएगी, और आप लोग जो है ना सिर्फ पेपर पढ़ने में मास्टर हो जाएंगे बल्कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी तैयारी होगी और आपको चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। और पीपीएससी में कामयाबी का फार्मूला यही है, ना सिर्फ पास पेपर करके आप लोग कामयाब होंगे, ना सिर्फ आप लोग सब्जेक्ट वाइज तैयारी करके कामयाब होंगे, ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अबाउट 75% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, बिल्कुल सही है जी। सेडिमेंट्री रॉक से जो है हमारा 75% जमीन का जो सरफेस है वो कवर है। इन विच ईयर वाज स्पुतनिक 1 लॉन्च, स्पुतनिक 1 1957 में लॉन्च हुआ था। क्या है आप लोगों को दिखा देते हैं। स्पुतनिक 1, फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था जी, सक्सेसफुली लॉन्च बाय सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 को। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट अर्थ ऑफिशियल सैटेलाइट और किसने लॉन्च किया, सोवियत यूनियन ने, और 4 अक्टूबर 1957 को क्या किया जी, लॉन्च किया था। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर शुगर, सक्रोज, C12H22O11। मैं तो इसी तरह पढ़ता हूँ जी। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जो है किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर डेटा का जो सोर्स है वो क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों हैं जी। कंप्यूटर कहाँ से डेटा लेता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से। कैट इज रिलेटेड टू किटन, बिल्ली से जो है वो उसका बलूंगड़ा होता है। इन द सेम वे एज वुमेन इज रिलेटेड टू बेबी। द सिनोनिम ऑफ डेफर का मतलब होता है मौखर करना, और सिनोनिम इसका होगा पोस्टपोन करना, डिले करना। अच्छा जी, सरोंसी का किरदार, सरोसांसी या सरोसांसी का किरदार किस नावल में, खसो खाशाक जमाने। अच्छा, मैंने ये खसो खाशाक जमाने, आग का दरिया और राजा गीत को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी खट्टी टीट उर्दू थी कि यकीन करें मुझे तो समझ ही नहीं आया और मैंने फिर छोड़ दी। आग का दरिया किसका नावल है, कुरतुल लैन हैदर का नावल है जी, और ये पार्टीशन के हवाले से ही है तकरीबन, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा था, 2-3 पेज से पढ़े थे, फिर मैंने बस कर दी थी क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था। तो पेपर नंबर 167 है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का, और 2025 के 23/2/2025 को ये हुआ था। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो वन लाइनर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूनिवर्स के अंदर सबसे अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट, कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है जी। इसके बाद हीलियम आता है। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर लीडर्स, हमारे, हाँ हमारे लीडर्स की ग्रेट रिस्पेक्ट है। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर लीडर्स, बिल्कुल सही जवाब है जी, यहाँ पे फॉर ही आएगा। वी हैव रिस्पेक्ट ऑन आवर लीडर्स नहीं आ सकता, इन आवर लीडर्स नहीं आ सकता, एट आवर लीडर्स भी, ये तीन ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड के तहत कैंसिल हो गया, तो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर लीडर्स ही आएगा क्योंकि सूटेबल यही है इन ऑप्शंस में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैयर, इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल होता है मैयर करने के लिए। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब बाय अ लीफ, एक पत्ते की जो है रेडिएशंस जज्ब करने का वेवलेंथ को मैयर करने के लिए जो है कौन सा आला इस्तेमाल होता है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा जी, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये बड़ा पुराना मुहावरा है, ईडियम है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, और मतलब डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब होता है जी। प्राइड एंड प्रिजुडाइस वाज रिटन बाय, जेन ऑस्टन लिखा था प्राइड एंड प्रिजुडाइस, ठीक है जी, 1813 में ये पब्लिश हुआ, और रिटन भी, अच्छा ये 1796 से 1797 के दरमियान में लिखा गया था और 1813 में जो है वो शाये हुआ, पब्लिश हुआ। द वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड मेंस क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट बॉल होती है वो 155 से 163 ग्राम्स के दरमियान होती है जी, उसका वजन होता है। द हाउस इज लार्ज बट द हाउस इज लार्ज बट इज क्वाइट ओल्ड फैशन, ये घर बड़ा तो है लेकिन
क्वाइट ओल्ड फैशन, लेकिन बहुत पुरानी तर्ज का है। तो बट ही आएगा यहाँ पे। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है, बिगन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वो क्या हुआ, मुगल एम्पायर का जो है वो क्या हो गया, जवाल शुरू हो गया। तो हुआ ये था कि औरंगजेब साहब तक जो अकबर आए, शाहजहां आए, पहले बाबर थे हमारे पास। बाबर की 12,000 फौज ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख फौज को शिकस्त दी थी। फिर बाबर की फौज ने पानीपत में जो है हराया था, हीमू को हराया था मेरे ख्याल से तकरीबन। और इसके बाद जो है बाबर, अकबर, फिर उसका बेटा शेखू और सलीम, फिर शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से मुझे इनके नाम भी भूल जाते, तरतीब भी भूल जाती है, लेकिन इसी तरह थे। तो औरंगजेब तक जो थे वो काफ़ी जर्री किस्म के, बहादुर किस्म के, जंगे लड़ने वाले और अयाश परस्त नहीं थे। वो लोग ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली उनके पास थी। और जो अकबर सिस्टम बना गया था, उस सिस्टम के तहत इन्होंने औरंगजेब तक जो है इन्होंने सरवाइव कर लिया था। उसको मेंटेन करने में औरंगजेब कामयाब हो गया था। औरंगजेब तक जितने भी हुक्मरान आए मुगल, वो कामयाब हो गए थे। लेकिन इसके बाद जो आए थे वो फिर कामयाब नहीं रहे थे। वो फिर अयाशी में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो गए, और शराब व कबाब में जो है उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सके, जिसकी वजह से फिर मुगल एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता होता होता डिक्लाइन होता होता फिर आखिर में बहादुर शाह जफर साहब को इसका नतीजा देखना पड़ा। बहुत सारे लोग उनके इन जो उनके साथ हुआ उस पर अफसोस करते हैं, हमदर्दी अपनी जगह पे। लेकिन याद रखिए कि बहादुर शाह जफर या मुगल ये जो रूलर थे, इनके पास पूरा मौका था, ये इनके पास सल्तनत पूरी थी, फौजें भी पूरी थी, क्योंकि इनके पास और पूरा सिस्टम भी इनके पास इस तरह था कि अगर ये थोड़े से भी खुद को मजबूत कर लेते और फौज वगैरह का इंतजाम सही तरीके से संभाल लेते, तो ये काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों को मात दे सकते थे। लेकिन शराब व कबाब ने इनको ऐसा पकड़ा कि फिर इनका इबरतनाक अंजाम हुआ। तो आगे बढ़ते हैं जी। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं वैसे। द एक्यूज डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। द एक्यूज डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। तो एक्यूज जो है, क्या कहते हैं इसको यार, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसने क्या किया, डिनाई कर दिया। जब भी एक्यूज यूज होगा तो इसके साथ डिनाई लगेगा, रिफ्यूज नहीं लगेगा। डिनाई होता है इनका तरदीद करना, ठीक है। डिनाई और रिफ्यूज में भी बहुत फर्क है। डिक्लाइन तो और ज्यादा हो जाता है, अपोज तो बिल्कुल मुखालिफ हो जाती है। डिक्लाइन, अपोज और डिनाई, रिफ्यूज, ये तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूज के साथ डिनाई आएगा, तरदीद करना। कंफर्मेशन तस्दीक, और डिनाई जो है वो तरदीद होती है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय गैगर मुलर काउंटर। जो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास होती है उसे हम कैसे मेजर करते हैं, गैगर मुलर काउंटर से मेजर करते हैं। हु कॉइन्ड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बनी थी। इसका नेम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो कि 19th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस प्रेसिडेंट भी रहे थे। व्हाट इज, और अब भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टेन्योर इन्होंने ही गुजारा है। व्हाट विच इज द लार्जेस्ट मोइस्ट फॉरेस्ट विद ब्रॉड लीव्स इन द वर्ल्ड। तो रेन मोइस्ट फॉरेस्ट जो है, नमी वाला फॉरेस्ट जो है, वो कौन सा है जी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट और होता है, रेन फॉरेस्ट और होता है, इनमें भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो मैं अभी आपको लोगों को नहीं बताऊंगा, वो फिर कभी हम साइंस के लेक्चर में पढ़ेंगे, या जब हम वन लाइनर करेंगे तो उसमें आपको फ़र्क बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि अभी टाइम कम है और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा और पेपर्स भी बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, अ पर्सन, अ पर्सन इज कंसिडर्ड, एक पर्सन कंसिडर किया जाता है एन इंटरनेशनल माइग्रेंट, एक इंटरनेशनल मुहाजिर या माइग्रेंट, इफ दे लिव इन अ फॉरेन कंट्री फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। अगर वो एक कंट्री में 12 महीने से ज़्यादा है तब उनको इंटरनेशनल माइग्रेंट कंसिडर किया जाता है। अब्दुर्रहमान चुगताई इज़ फेमस पेंटर इन पाकिस्तान। अब्दुर्रहमान चुगताई जो है वो फेमस पेंटर हैं पाकिस्तान के, और इनको हिलाल इम्तियाज़ भी से भी नवाजा गया था। डिपो डायोप्टर जो है, डायोप्टर एडजस्टमेंट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो डायोप्टर एडजस्टमेंट है माइक्रोस्कोप की, वो किस साइड को जो है वो इफेक्ट करती है, तो वो आई पीस लेंस को जो है वो इफेक्ट करती है। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये शेर किस शायर का है, फैज़ अहमद फैज़ का है जी, और बड़ा ही ज़बरदस्त नज़्म है जी। विच ऑफ, सॉरी, ये ज़बरदस्त उनकी जो है, जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फिक्स्ड बाय सियानो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन।
विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा एलिमेंट, फॉलोइंग एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट जो है इस फिक्स्ड बाय फिक्स, जो कि फिक्स होता है, किससे साइनोबैक्टीरिया से फिक्स होता है या जिसे साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं, तो वो नाइट्रोजन है। इफ अ गर्ल जंप्स, अगर एक लड़की जंप करती है 820 मरतबा इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, हाउ मैनी टाइम्स विल शी जंप इन 30 मिनट्स। अगर 410 एग्जैक्टली, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन समझकर आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर 1 घंटे में 60 मिनट हैं तो 30 मिनट में वो पूछ रहा है कि कितने वो जंप कर लेगी। 820 मरतबा तो 1 घंटे में, तो इसका हाफ होता है जी 410। 820 को 2 पर तकसीम कर लें तो आपके पास साथ साथ जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, डॉक्स जो है वो आपके पास एम एस वर्ड की है, और पीपीटी पावर पॉइंट की है, और एक्सएल एस हमारे पास एम एस एक्सएल की है जी। ये एक्सटेंशंस हैं, आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में। ऐसा हरूफ का मजमूआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगा दिया जाए और इसके मैनी को तब्दील कर दे तो क्या कहलाता है? साबका कहलाता है जी। अच्छा जी, ये 2 पेपर आज के हमारे हो चुके, इस पेपर को देखते हैं 169। अच्छा जी, 169 से फिर हमारा जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉपर बड़े पेपर जो है वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन 16 मिनट हो चुके हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा वाला पेपर जो है हमने बनाना नहीं है, तो इसको आगे बना लेंगे, अलहदा से बना लेंगे, ठीक है जी। तो 167 पेपर यहाँ तक हो चुके हैं, 2026 के पूरे हो चुके, और 2025 में 167 तक हम पहुँच चुके हैं। आगे भी इस तरह जा रहे हैं और इंशाल्लाह 2018 तक के पेपर को कवर करेंगे। बस आप लोगों का जो है वो क्या चाहिए, साथ चाहिए, आप लोग साथ रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, ठीक है, ताकि इससे जो है वो मोटिवेशन मिले, क्योंकि इस फील्ड के अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और फिर आप मोटिवेशन हाई रखना और कंसिस्टेंटली जो है वो कंटेंट क्रिएट करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ें भी बहुत मुश्किल होती हैं कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं, आप 100 एमसीक्यूज पढ़ते हैं पीपीएससी के अंदर, और वो 100 के 100 जो है डिफरेंट एंगल के साथ होते हैं, हर एमसीक्यूज डिफरेंट एंगल के साथ होता है, डिफरेंट चीज़ के साथ, और पीपीएससी की स्टेटमेंट इतनी डीप होती है कि आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो ऐसे में मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, या मेरे पास कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई नहीं होती, मैं सिर्फ आप लोगों को स्टेटमेंट, मैं भी इसी, जब लैपटॉप खोलता हूँ, वीडियो ऑन कर देता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, और इस तरीके से मैं इसी तरह से रीडिंग करता हूँ। आप लोगों को भी इसी तरह से रीडिंग करनी चाहिए। मैं खुद अपनी रीडिंग जो है खुद पढ़ रहा होता हूँ, और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं, तो यही है कि आप लोगों को तरीका आना चाहिए पढ़ने का, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, एम ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, खासकर जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक एमसीक्यूज, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, और इसके अलावा इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनके तो आपको ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट के साथ साथ। एवरीडे साइंस थोड़ी टफ है, मैथ के बारे में आपको कॉमन सेंस के क्वेश्चंस, अगर आपको पूरी मैथ नहीं आती तो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस तो लाजमी करने चाहिए। बाकी जनरल नॉलेज तो बहुत वसी है, समंदर है, चलो उसके ऑप्शंस आपको नहीं आते तो एक्सेप्टेबल है, नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर भी हमें भी नहीं आते, तो सारी चीज़ें इंसान को नहीं आ सकती, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स पे आपको ग्रिप करनी चाहिए, और हो जाएगी, तैयारी होगी इंशाल्लाह। जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो ज़रूर हम लोग इंशाल्लाह एक दिन कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ें साथ साथ लिखती जान, आपके पास लिखी हुई हों, रजिस्टर के ऊपर नोटेड हों, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो है आपको रिवीजन कर, जब आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाती हैं, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं करता तो मुझे ये चीज़ें फिर भूल जाती हैं, तो रिवीजन लाजमी है जी। थैंक यू।